हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में आपका पॉलिटिकल थ्योरी का लास्ट चैप्टर है, जिसमें कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में हमने पॉलिटिकल थ्योरी के एक इंट्रोडक्शन से क्लास को शुरू किया था कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड हमें स्टडी क्यों करनी है। तो हमने जाना था कि हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको समझने के लिए हमें इसका स्टडी जो है वह करना होता है। और हमने पहला जो अपना कॉन्सेप्ट समझा था दैट इज फ्रीडम, देन सेकंड इज इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड लास्ट सेकुलरिज्म। आई होप ये जो चैप्टर, ये जो पूरा आपका क्लास रहा, ये आपके लिए, जिन बच्चों ने कॉन्टिन्यूसली क्लास को देखा है, काफी आपके लिए एक यूजफुल क्लास रही होगी, बिकॉज ऑफ इसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने केवल फ्रीडम के आर्टिकल्स को पढ़ा है, सो जस्ट आप केवल उसके बेस पर आंसर्स नहीं लिख सकते, आपको जरूरत होती है कुछ और उसके डायमेंशंस को समझने की भी। अब जिसमें इसमें हमने सोशल जस्टिस की भी बात की, आपका सीधा सीधा आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस एक पूरा टॉपिक है, उसके लिए तो हर एक टॉपिक जो है इसकी बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। एंड आज जब हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे कि इंडिया जो है वह सेकुलर कंट्री है, तो और इसको लेकर क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, क्या ये वेस्टर्न इम्प्लांट है, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वह हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है कि आपने केवल यही लेक्चर देखा है तो इसके पहले के भी बाकी 6 लेक्चर्स देखिए, जो भी आपके 7 और 8 जो आपके चैप्टर्स है बच्चों, है ना, जो भी आपके ये 8 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन को अगर हम छोड़ दें तो हाँ 7 चैप्टर्स आपके बचते हैं। तो जो भी आपके ये 7 चैप्टर्स हैं आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। जो बीच में होमवर्क दिया गया है आपको, वो होमवर्क भी आपको करना है, रिवीजन करते रहिए। तो इस क्लास के बाद ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई तो अब पढ़ना नहीं है, रिवीजन नहीं करना। नोट्स बना लिए अच्छी बात है, आंसर राइटिंग नहीं किया तो अलग से आंसर राइटिंग करो, बुक रीडिंग करो, है ना। बुक में क्या पता कौन सी ऐसी लाइन है जो सीधा उठा के मेंस में आपको मिल जाए। आज की क्लास में मैं आपको 3 क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पहले क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ, ठीक है, जो आपके सीधे सीधे मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि लास्ट हमने बात की प्लूरिज्म की बात की थी, है ना। सो देखो कहाँ से जोड़ के पूछा कि आर डाइवर्सिटी एंड प्लूरिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। मींस 2020 का क्वेश्चन है। इस तरह की ये टैगलाइन, आपको ये पूरा आंसर मिल जाता है इन चैप्टर से। What are the challenge of our cultural practices in the name of secularism? कि क्या जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारे अभ्यास है, कल्चरल जो हमारे प्रैक्टिसेस है, क्या इनको खतरा है सेकुलरिज्म के नाम पे, क्या आप कहेंगे। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे सबरीमाला केस हो या फिर पर्सनल लॉस की बात हो, अगर इन सब में कोई डिसीजन आ रहा है तो आप कैसे उसको देखते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, डिस्कस। और ये टॉपिक तो सीधा हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर क्लास हर, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये एक तरह से कोर है ना, ये एक तरह से कोर है बच्चों। सो देखो बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज सेकुलरिज्म, साथ साथ में नोट्स बना लिया करो, ठीक है। व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता, ठीक है। अब देखो सेकुलरिज्म में ना हम 2 और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं कि सेकुलरिज्म मतलब इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड सेकंड इज इंट्रा रिलीजियस जो डोमिनेशन है वह नहीं होना चाहिए। सो सेकुलरिज्म के 2 कॉन्सेप्ट्स हमें देखने हैं। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, इंटर दैट मीन्स अंतर धार्मिक, अंतर मतलब धर्मों में अंतर है, मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, है ना। एंड सेकंड इज इंट्रा, मतलब एक धर्म के अंदर भी किसी का वर्चस्व ना हो, इंटर रिलीजियस इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो बेसिकली सेकुलरिज्म का मतलब है कि इन दोनों तरह का जो डोमिनेशन है उससे हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, ताकि सभी लोग जो है वे इक्वालिटी के साथ रह सके। सो 2 ये हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट किसे कहेंगे, इसकी कुछ कसौटियों पर हम बात करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि आखिर सेकुलर स्टेट किसे कहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। द वेस्टर्न मॉडल ऑफ, इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन सबको पढ़ेंगे, वेस्टर्न एंड द इंडियन, है ना, द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। कि अगर हमें ये लगता है कि ये जो है वह वेस्टर्न इम्प्लांट एक पौधा है, बेसिकली वेस्टर्न इम्प्लांट है जो कि इंडिया में बो दिया गया है सेकुलरिज्म, ठीक है, हम इसका एक इंडियन जो सेकुलरिज्म है उसका जो क्रिटिसाइज पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, उसमें हम इस बात को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अगर है, इन केस अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, चलो हमने मान भी लिया, तो क्या यूरोपियन ने इस बात से इनकार किया कि नहीं हम जीरो का यूज नहीं करेंगे, जब हम काउंटिंग करेंगे हम विदाउट जीरो करेंगे बिकॉज ऑफ इंडिया ने इन्वेंट किया था? तो ऐसा नहीं सुनते ना। तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं और इंडिया में अगर डाइवर्सिटी थी बहुत पहले से ही, एक सर्वधर्म संभाव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सभी इक्वालिटी, रिलीजन्स की इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट है, तो हमने उस कॉन्सेप्ट के साथ मिला लिया है उसको। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंडिया में जीरो इन्वेंट हुआ तो यूरोपीय यूज, ऐसी बातें हमने कभी नहीं सुनी। लेकिन हम इस तरह की बातें जाने क्यों करते हैं कि वेस्टर्न इम्प्लांट है ये सेकुलरिज्म, सो दैट्स व्हाई हमें कुछ और सोचना चाहिए। सो द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड लास्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, किन आधारों पर आलोचना की जाती है? इसमें हम कुछ आधार देखते हैं कि लाइक ये जो सेकुलरिज्म है वह एंटी रिलीजियस है, एक इम्पॉसिबल सा, या एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इम्पॉसिबल है, जो ठीक तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता बिकॉज ऑफ अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं, बहुत डीप रूटेड है वो अपने रिलीजन से, बहुत डीप रूटेड है वो अपनी प्रैक्टिस से, तब वो दूसरे को टॉलरेट कर ही नहीं सकते। और आपने तो केवल इसके लिए जो शर्त है वह टॉलरेट रखी है, तो एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट जो है वह कहा जाता है। इंटरवेंशन जो है प्लस वह इंटरफेयर करता है राज्य, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, माइनॉरिटी वोट बैंक का काम करता है। तो ये सब क्रिटिसिज्म है इसके इंडियन सेकुलरिज्म के। तो हम शुरुआत करेंगे सेकुलरिज्म की, है ना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसकी बात की गई उसको भी हम देखें। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, या फिर आप साथ साथ लिखते चलो। चलिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। When different culture and community exist within the same country, how should a democratic state ensure equality of each of them? अगर हम ये देखें कि एक डेमोक्रेटिक में सभी लोग जो है वे साथ में रह रहे हैं, तब कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? कैसे ये पॉसिबल है कि लोग जो है वे शांतिपूर्वक जो है वे साथ में रह ले? सो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म मे बी अप्लाई टू आंसर दैट कंसर्न। तो यहाँ पर हम यही ढूंढने का प्रयास करेंगे कि सेकुलरिज्म जो है वह कैसे हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि हम को एग्जिस्ट जो है वह साथ में कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं, शांतिपूर्वक हम साथ में रह सकते हैं, भले ही डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हो, डिफरेंट रिलीजन के लोग हो। Yet there is something very perplexing about the state of secularism in India. On one hand, almost every politician swear by it and every political party profess to be secular, and on other hand, all kind of anxieties and doubt beset secularism in India. एक तरफ जो है वह कस्में खाई जाती हैं कि हम राजनीतिक नेताओं, पॉलिटिशियंस की बात करें कि हम धर्मनिरपेक्षता और इस तरह से चलाएंगे सारी चीजें, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनल राइट्स के पीछे भी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ होता है। तो आखिर ये डिफरेंट तरीके है क्या, है ना, उसको हम समझेंगे। सो इन दिस chapter we will engage in this ongoing debate by asking of following questions। अब देखो कौन कौन से questions। So question number 1 is कि what is the meaning of secularism, and second is secularism is a western implant on Indian soil। देखो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 1 2 3 4 5 स्टार लगा देती हूँ, है ना, कि अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, सो इज सेकुलरिज्म आ वेस्टर्न इम्प्लांट ऑन इंडियन सोइल। भारतीय मिट्टी में रोपा गया क्या पश्चिमी पौधा है?
बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, सीखने के लिए। तो आपको बताना है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली किया है और यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें और इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है, जिससे हमें पता चलता है कि ये टोटली हमने वहां से इम्प्लांट, वहां से उठा के इसको नहीं रोपा है। ठीक है, सो इज इट suitable for society where religion continue to exercise a strong influence on individual lives? Does secularism show partially? Does it pamper minorities? ये एक इल्जाम लगता है और हम इस इल्जाम को उसमें फेस भी करेंगे, क्रिटिसिज्म होंगे कि क्या जो सेकुलरिज्म है वो भेदभावपूर्ण है और क्या ये माइनॉरिटीज को पैम्पर करता है। पैम्पर दैट मीन्स कि बहुत सारी ऐसी मांगे जो कि शायद नहीं माननी चाहिए थी उसको मान लिया। एंड लास्ट इज सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस? क्या जो धर्म निरपेक्षता है वो धर्म विरोधी है, क्रिटिसिज्म का पार्ट है ना। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें जो है वह समझने की कोशिश करेंगे इन सभी टॉपिक्स के द्वारा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सबसे पहले क्या डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिस इन द नेचर ऑफ सेकुलरिज्म। एंड ये सीधे सीधे मिल जाएगा आपको कि इंडियन कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म डिफरेंट, और हम इसको कोशिश भी करेंगे करने का। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज सेकुलरिज्म, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करें क्या। व्हाट इज सेकुलरिज्म? तो बेसिकली जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन की हम बात कर ले, क्या हो रहा है वहां पे, आप उसका बेसिक देखो, आप उसका मतलब पीछे जाके देखना, उसका हिस्ट्री देखना, इतिहास देखना, आपको समझ आएगा कि उसके पीछे क्या था, धर्म था। तो कैसे वो जो चीजें हैं वो शुरू हुई, कैसे एक रिलीजन के आधार पर किसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको टारगेट करके उसको प्रोसिक्यूट करना, उसका उत्पीड़न करना, ये चीजें जो है वह कैसे आज हमें विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है। तो इन सभी चीजों के पीछे क्या है। और अगर हम वही है कि पीसफुली को एग्जिस्टेंस सीख जाएं, जो कि इंडियन सेकुलरिज्म सिखाता भी है, और ये इसलिए सिखाता है क्योंकि हमने केवल ये प्रिंसिपल नहीं दिया बल्कि हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में कितनी डाइवर्सिटी उसके बाद भी तो रहे हैं साथ में, है ना। तो यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है, चैप्टर नंबर 1 याद करो, पॉलिटी का, डाइवर्सिटी से ही शुरू होता है। तो अगर हम यूएस की बात करें, फेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर सेंचुरी थ्रू आउट यूरोप, है ना, या फिर हम ये देखें कि जो क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियंस हैं, कम यूरोप के कुछ पार्ट्स में अगर एक की संख्या ज़्यादा हो गई, दूसरा माइनॉरिटी में आ गया, उसका परसिक्यूशन किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो आखिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आज भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एग्जिस्टेंस है अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कैसे आखिर हम इससे निजात पा सकते हैं। सो दैट्स वाई कि हमें सेकुलरिज्म को पढ़ना ही चाहिए। सो देखो, हम यहां पर सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो सेकुलर बेसिकली दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, ये तो खैर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे सेकुलर स्टेट में। अभी हम पढ़ते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है, अब देखो, सेकुलरिज्म को समझने के लिए हम दो और कॉन्सेप्ट्स को साथ में समझते हैं कि अगर हम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, इंटर एंड इंट्रा रिलीजियस जो डोमिनेशन है ना, अगर हम इसे खत्म कर पा रहे हैं तब हम कहेंगे कि हाँ, सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म का एक ये पार्ट है। अब देखो, इंटर रिलीजियस दैट मीन्स अंतरधार्मिक, है ना। इस शब्द हिंदी में भी वर्ड समझ लेना, अंतरधार्मिक वर्चस्व। अब अंतरधार्मिक का मतलब क्या होगा कि एक से ज्यादा धर्मों की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, क्रिश्चियंस की बात कर लें, पारसीस की बात कर लें, जैन की बात कर लें, सबके। एंड इंटर रिलीजियस दैट मीन्स दैट मीन्स अंतः धार्मिक। अंतः धार्मिक मीन्स कि एक धर्म के अंदर, है ना, एक धर्म के अंदर किसी एक कम्युनिटी का हो गया
वर्चस्व, डोमिनेशन, वह बाकी को सप्रेस कर रही है। तो यहां पर क्या है कि इंटर रिलीजियस में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुइज्म की बात करें और इसमें हम दलित्स की बात कर लें, है ना, तो यहां पर और वुमेन्स की बात कर लें कि किस तरीके से आखिर, तो सेकुलरिज्म का मेन कॉन्सेप्ट होगा कि सोसाइटी में इंटर रिलीजियस डोमिनेशन एंड इंटर रिलीजियस जो डोमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके। तो ये दोनों तरह के डोमिनेशंस अगर आपकी सोसाइटी में है, दैट मीन्स आप सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो तो आगे समझने की कोशिश करते हैं सेकुलरिज्म के इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा। अब देखो बच्चों, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, इसमें हम सबसे पहले बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में याद आ रहा है कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने सेकुलरिज्म को फॉलो किया है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें डिक्लेयर किया गया है कि एवरी इंडियन सिटीजन जो है ना, उसको सेम राइट होगा एंड वह डिग्निटी के साथ रह सकता है, एंड वह डिग्निटी के साथ रह सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ पर ये जो बात है वह की है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सभी धर्मों को एक माना है, समान माना है, समान माना है, नॉट एक, है ना, और सभी को इक्वल रिस्पेक्ट्स की बात की है। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, अच्छा एक लाइन यहाँ पर लिख देते, फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट एवरी इंडियन that every Indian citizen has a right to live with, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, डिग्निटी, है ना, लिव विथ फ्रीडम एंड डिग्निटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। बट इसके बाद मैं आपको 3 एग्जांपल्स दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि कितना जो है वह वर्ल्ड में और देश में फॉलो किया जाता है। इसके थोड़े से एंटी एग्जांपल देख लें। 3 एग्जांपल्स बताऊंगी। नंबर 1, uh, 1984, याद है इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, हत्या हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ था, सिख दंगे शुरू हो गए थे। सो 1984 हम देखेंगे लगभग 2700 से ज्यादा जो किलिंग है सिख कम्युनिटी में वह हुई थी। सेकंड हम बात करेंगे, आपने कश्मीरी पंडित मामला सुना है, मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल। तो कश्मीरी पंडित का इशू क्या था कि उन्हें उस घाटी में नहीं रहने दिया गया था और उसके बाद वो अपने घर भी ना वापस जा सके, कश्मीर इसमें स्टेट भी कुछ ना कर सका। सो कश्मीरी पंडित्स की अगर हम बात कर ले, हिंदू कश्मीरी पंडित, ठीक है, एंड गोधरा राइट्स, गोधरा राइट्स इन गुजरात 2002, गोधरा राइट्स, है ना। अगर हम बच्चों इसकी बात कर ले तो देखो लगभग यहां पर 1000 से ज्यादा जो मुस्लिम है, 1000 प्लस मुस्लिम मारे गए थे। तब ऐसे में हम देखेंगे कि ये तीनों एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं आपको, ये तीनों एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो धर्म है वो दूसरे पर हावी रहा, उसने उसका क्या किया, परसिक्यूट किया, उत्पीड़न किया। सो बेसिकली they all have to do with discrimination in one form of the other, and in each case of one community are targeted, each cases one community are targeted। धर्म के आधार पर ही तो किया गया ना। ये तीनों मुद्दे क्या दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर आपने जो किसी समुदाय है उसको टारगेट किया। सो टारगेट एंड विक्टिमाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। सो टारगेट किस आधार पर किया, रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर, रिलीजियस
आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान के आधार पर ही तो आपने किया है ना। सो दैट दीज इंसिडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, धार्मिक उत्पीड़न दिख रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन है ना, धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न है वह किया गया। सो ये क्या हो गया, ये इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो गया, नहीं हो गया कि एक धर्म का दूसरे धर्म पर बेसिकली डोमिनेशन हो गया। इसी चीज के तो एग्जाम्पल्स है ना ये तीनों, कि एक धर्म ने दूसरे धर्म का एक मतलब एक ऑडियंस, एक जो कम्युनिटी टारगेट की है, उसके पीछे क्या सीधा सा सिंपल सा रीजन था कि वह अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजन से बिलोंग करते थे, उस आधार पर उनको परसिक्यूट किया गया। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स बताते हैं इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। सो सेकुलरिज्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डॉक्ट्रिन दैट अपोज ऑल सच अ फॉर्म इन इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। सो सेकुलरिज्म का मेन डॉक्ट्रिन क्या है कि अपोज करना इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को, है ना। आया समझ में, पहला फर्स्ट समझ में आया, इंटर रिलीजियस जो डोमिनेशन है उसको रोकना। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे, नेक्स्ट पे समझा दूंगी, है ना। यहाँ पे एक लास्ट लाइन और लिख लीजिए कि सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, इज फर्स्ट डॉक्ट्रिन, is first doctrine that oppose all such form of interreligious domination. Clear? इंटर रिलीजियस डोमिनेशन किसी भी फॉर्म में हो उसको अपोज करना, ये सेकुलरिज्म का फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर हो गया। चलो अब हम सेकंड समझते हैं, जिसमें कि हम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात करेंगे। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लो। सबसे फर्स्ट हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें बात की, हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स देखे। इन तीनों एग्जांपल्स में ये बताया कि किस तरीके से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो है वह किया गया, एक कम्युनिटी के द्वारा टारगेट किया गया दूसरी कम्युनिटी को बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, है ना। सो बेसिकली सेकुलरिज्म क्या है, जो कि इसको अपोज करेगा, अपोज ऑल सच फॉर्म ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। क्लियर हो गया ये 4 पॉइंट्स। अब सेकंड हम पढ़ेंगे इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहां पर हम इसको अब पढ़ेंगे। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं, लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, साथ साथ लिखते चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस है काइंड ऑफ कि आपको लगे कि नहीं केवल ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लासेस है उन्हें ही सीरियस लेना है। ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आपको मिल रही है, अच्छी मिल रही है, कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है बच्चों, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। उसके लिए भी सीरियस रहो, डेली कंटिन्यू क्लासेस करो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड इज इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पर तो आपने इंटर की बात कर ली, अब इंट्रा रिलीजियस दैट मीन्स कहा जाता है कि जो धर्म है ना वो क्या है, अफीम है। किससे कहा था ये, याद आ रहा है। सो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की जब हम बात करते हैं उसके पहले हम देखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि जो रिलीजन है ओपियम ऑफ मासेस है, ओपियम ऑफ द मासेस, जन समुदाय के लिए ये अफीम का काम करती है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से अफीम का नशा करने के बाद आपकी जो सुध-बुध या फिर एक तर्क करने की जो क्षमता है वह खत्म हो जाती है, बस उसी तरीके से जब आप रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन के प्रिंसिपल्स को बहुत डीपली फॉलो कर रहे होते हैं, तब आप दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते हो। टॉलरेट का मतलब क्या होता है, टॉलरेट दैट मीन्स कि अगर कोई आपसे डिफरेंट है या आप उसे बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल नापसंद, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी सुन लेंगे, बिल्कुल नापसंद एकदम सिरे से 100%, तब उसके बाद भी आप उसके साथ को एग्जिस्ट कर सके, आप उसकी बात को सुन सके, दैट इज कॉल्ड टॉलरेट, है ना, टॉलरेंस। सो बेसिकली रिलीजन क्या है, ओपियम ऑफ द मासेस है।
सो बेसिकली कहा जाता है कि हमारा समाज जो है वह बहुत सारी अगर परेशानियों से जूझ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर जैसे ही मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी उसके बाद धर्म खत्म हो जाएगा, बट ये जो है वह थोड़ा सा एक काल्पनिक एक फिलॉसफी ज्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ऐसी सफरिंग्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके रूट में कहीं ना कहीं क्या है, धर्म है ना, जिनके रूट में क्या है, धर्म है। सो यहां पर हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ये कैसा है, एंटी रिलीजियस है, पर ये जो है वह एंटी रिलीजियस नहीं है, बिकॉज ऑफ आप बहुत सारे सोसाइटीज में बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस चीजें देखते हैं धर्म से जुड़ी होती है हमारी सोसाइटीज, और ऐसे में जो सेकुलर का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एंटी रिलीजियस नहीं है, लेकिन हाँ सोसाइटी में जो समस्याएं हैं उसमें जरूर शामिल है रिलीजन। अब वो कैसे, उसको हम समझते हैं। बट अगर हम देखें, रिलीजन has its shape of some deep rooted problem, of some deep rooted problems, कि जो समाज में गहरे से जड़ बना रखे हैं उसमें से धर्म जो है वो उसका कहीं ना कहीं एक आधार देता है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, है ना, तो यहां पर धर्म क्या है, आपको शायद ही कोई ऐसा धर्म देखने को मिले जिसमें कि महिला और पुरुष जो है उनको इक्वल बताया जाए। है कोई ऐसा, कोई भी धर्म आप देख लीजिए, विश्व में जितने भी धर्म आप जान सकते हैं, जितने भी पंथ आप जान सकते हैं, उन सभी में देख लीजिएगा कि किसी में भी क्या मेल और फीमेल आपको कॉमन दिख रहे हैं, क्या उनके जो राइट्स है, जो उनकी फ्रीडम, जो लिबर्टी है, क्या वह कॉमन है? सो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल एंड फीमेल मेंबर्स की बात कर लें तो यहां पर आपको ये इक्वल जो है वह कहीं नहीं मिलेंगे, किसी धर्म में नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, धर्म ने नई चीजें स्थापित कर दी। इसके अलावा सेकंड हम हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट बेस्ड। जो डिस्क्रिमिनेशन है वह कैसा है, कास्ट बेस्ड, और इसमें जो दलित है उन्हें टेंपल में एंट्री नहीं दी जा रही है ना, बियर्ड फ्रॉम एंटरिंग हिंदू टेंपल्स। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये रिलीजन नहीं है, रिलीजन ही तो है कि जो हमारी कुछ डीप रूटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये शामिल है ना, उसमें ये शामिल है। आगे हम देखेंगे इससे ज्यादा और खतरा जानते हो कब हो जाता है, कि जब धर्म जो है वह संगठित हो जाए, अगर जो रिलीजन है वह प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाए, तब वह इतना ज्यादा हम कह सकते हैं टफ हो जाता है कि वह अपने से अलग, है ना, कोई डिफरेंट जो एक हम कह सकते हैं कि जो विचार है, जो थॉट है, जो प्रैक्टिस है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इसके आगे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि व्हेन रिलीजन ऑर्गेनाइज मोस्ट कंजर्वेटिव फंक्शंस एंड प्रॉब्लम यहां पे क्या क्रिएट होती है, जो रिलीजन है, ठीक है, जब एक संगठन के रूप में आता है तो ये मोस्ट कंजर्वेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रूढ़िबद्ध हो जाता है। और ऐसे में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ऐसे में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वायलेंस की। ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वायलेंस की प्रॉब्लम होती हैं, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम होती हैं। तो बेसिकली सेकुलरिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस जो भी काइंड ऑफ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी काइंड ऑफ डोमिनेशन है, उस सभी को अपोज करना, दैट इज सेकुलरिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? चलिए, सो रिलीजियस डोमिनेशन, इंट्रा एंड इंटर डोमिनेशन जो है इसको रोकना सो सेक्युलरिज्म, देखो हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ, फिर हम इंडियन सेक्युलरिज्म का कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑल काइंड ऑफ डोमिनेशंस हैं उसको अपोज करना,
oppose all kinds of dominations that means interreligious and intrareligious। समझ जाएंगे ना कि रिलीजन की बात हो रही है तो सभी तरह के जो भी डोमिनेशंस हैं उसको अपोज करना। Then second is it promote freedom with religious equality with religious equality, है ना। तो यहाँ पर सभी धर्मों के बीच में एक समानता, एक इक्वलिटी को प्रोत्साहित करने के साथ स्वतंत्रता को प्रमोट करना, ये सेकुलरिज्म का मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम सेकुलर स्टेट की बात करेंगे तो सेकुलर स्टेट क्या होगा, उसमें हम इंडिया क्यों सेकुलर स्टेट है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। इंडिया क्यों सेकुलर स्टेट है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। सेकुलर स्टेट, perhaps one way of preventing religious discrimination is to work together for mutual enlightenment। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, एक तरीका ये हो सकता है हमारे सामने एक तरीका ये हो सकता है डोमिनेशन को रोकने का, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का, रिलीजियस बेस्ड या रिलीजन बेस्ड जो डिफरेंट आइडेंटिटी है उसके परसिक्यूशन को रोकने का कि जो लोग हैं वह कैसे एक परस्पर एक जो जागरूकता है ना, उसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक म्यूचुअल इनलाइटमेंट है, लेकिन ये जो तरीका है वह काफी नहीं होता। अब लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में, अच्छा ये बताइए कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वह डिफरेंट होगा उस व्यक्ति से जिसने पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ी। केवल एक छोटी सी बुक की बात करते हैं कि अगर किसी ने पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है और उसका जो थॉट प्रोसेस है बहुत सारी चीजों को लेकर वो बहुत डिफरेंट होगा। तो एजुकेशन इज एक ऐसा तरीका हो सकता है। सो एजुकेशन इज वन वे ऑफ हेल्पिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। तो यहाँ पर लोगों का जो दिमाग है, लोगों का जो थॉट है, उसको चेंज करने में, उस माइंडसेट को चेंज करने में एजुकेशन का बड़ा रोल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल एग्जांपल्स ऑफ शेयरिंग एंड म्यूचुअल हेल्प कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग प्रेजुडिस और सस्पिशन बिटवीन कम्युनिटीज। अच्छा ये बताओ, हिंदू मुस्लिम जब भी दंगे हुए हैं तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं जहां पे हिंदू ने सेव किया मुस्लिम को, मुस्लिम ने सेव किया हिंदू को। बट इस तरह के एग्जाम्पल्स काफी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है एक सेकुलर स्टेट के लिए। तो जरूरी होता है कि जो स्टेट है वह प्रमोट करे सेकुलर को, वह प्रमोट करे और भी कई इस तरीके के प्रिंसिपल्स को, जिससे जो सोसाइटी है वह साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। डिफरेंट जो डाइवर्सिटी, डिफरेंट जो रिलीजन के लोग हैं वह एक साथ रह सके, है ना। सो बट इट इज अनलाइकली दैट mere एजुकेशन और गुडनेस ऑफ सम पर्सन्स विल एलिमिनेट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, नो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये सोचे कि ये गुडनेस और एजुकेशन जो है वह रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट कर देगी, नो, नहीं कर पाएगी। सो इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेट हैव numerous पब्लिक पावर। अच्छा ये देखो कि अगर हम आधुनिक राज्यों की बात करें तो इनके पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पावर्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा शक्तियां होती हैं। और अगर ये लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं तब डेफिनेटली, और वही लॉ मेकिंग से पूरा देश चल रहा है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट चल रहा है मॉडर्न सोसाइटीज में, तब हम देखते हैं कि स्टेट के पास इतनी पावर है तो वो इस काम को जरूर कर सकता है, और वो फिर औपचारिक रूप से इस काम को करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर इस काम को करे। सो द फंक्शंस इज बाउंड टू मेक अ क्रूशियल डिफरेंस टू द आउटकम ऑफ any struggle to create a society less ridden with
inter-community conflict and religious discrimination. So for this reason we need to see what kind of state is needed to prevent religious conflict and to promote religious harmony. तो आखिर स्टेट जो है वह किस तरीके से जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, धर्म के आधार पर जो दंगे हो रहे हैं, जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कैसे उसको रोकना है और कैसे एक जो हार्मनी है, एक जो सामंजस्य है उसको प्रमोट करेंगे. तो इस तरीके से ये काम किसके होंगे, स्टेट के होंगे. सो सेकुलर स्टेट दैट मीन्स सेकुलर स्टेट, कुछ पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं. सेकुलर स्टेट प्रिवेंटिंग religious domination and discrimination. 2 वर्ड है ना, ये याद रखो, एंड डिस्क्रिमिनेशन. कैसे करेगा? म्यूचुअल इनलाइटमेंट, एजुकेशन एंड गुडनेस, है ना. बट एजुकेशन एंड गुडनेस इज नॉट इनफ, इज नॉट सफिशिएंट. तो इसके लिए क्या करेगा, जो स्टेट है, स्टेट इसके लिए प्रमोट करे औपचारिक रूप से, ये बहुत जरूरी होता है. सो ये सेकुलर स्टेट काम करेगा. ठीक है. सो यहां पर हमने क्या देखा कि मॉडर्न सोसाइटीज में जो स्टेट है वह इस चीज की कोशिश करे कि जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इसको रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके, एंड जो रिलीजियस हार्मनी है, जो एक सामंजस्य है, उसको लागू किया जा सके. तो यहाँ पर ये काम कौन करेगा, स्टेट करेगा. ठीक है, आया समझ में. सो इंटर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट को रोकना, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, ये काम होगा. अब देखो कि यहाँ पर आता है कि आखिर किस तरीके से प्रमोट करेगा स्टेट जो है. क्वेश्चन क्या आता है कि आखिर कैसे करेगा इस काम को. इतना आसान तो है नहीं कि जब इतने ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हो तब हमें क्या जरूरत होती है. तो यहाँ पर अगर रिलीजियस हार्मनी को प्रोटेक्ट करना है, कैसे करेगा, है ना. राज्य, एक प्रश्न दिमाग में रखो, हाउ शुड आवर स्टेट प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन एंड बाकी सब. तो राज्य जो है कैसे वर्चस्व को रोकेगा. प्रश्न आता है, दिमाग में नहीं आएगा. कह तो दिया आपने कि स्टेट जो है वह करेगा, बट कैसे, है ना. सो हाउ शुड आवर स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन. तो अब देखो, अब जो विशेषताएं जो मैं बताने वाली हूँ, जो फीचर्स हम एक डिसाइड करने वाले हैं कि हाँ ये फीचर्स जो है वह होने चाहिए, तभी कोई पर्टिकुलर स्टेट एक सेकुलर स्टेट होगा. तो 2-3 विशेषताएं हैं. अब उन सभी फीचर्स को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखें, है ना, या फिर अमेरिका या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखें कि क्या ऐसा है. सो हाउ शुड our state prevent domination? How should our state prevent domination by any religious group? ठीक है, चलो इसके 2-3 पॉइंट समझते हैं. तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये हो सकता है कि जो भी स्टेट वर्क कर रहा है ना, या फिर जिस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है, वो किसी भी धर्म के प्रमुखों के द्वारा संचालित ना हो. उसे कोई भी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग, पर्टिकुलर एक रिलीजन कम्युनिटी के लोग जो हैं वह अथॉरिटी ना दे, है ना. तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हो गया,
फर्स्ट जो पॉइंट है ये है कि अ स्टेट मस्ट नॉट बी रन, अ स्टेट must not be run by the head of any particular region, head of any particular religion. तो किसी धर्म के प्रमुखों के द्वारा संचालित ना हो, है ना, किसी धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित ना हो, ये पहला हो गया। राज्य किसी धर्म के प्रमुख के द्वारा संचालित ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुरोहिताई व्यवस्था की बात कर ले, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुरोहिताई व्यवस्था की बात कर ले, प्रीस्टली, तो इस व्यवस्था में, है ना, या फिर बच्चों आप यूरोप का जो पॉप का साम्राज्य था उसको याद कर ले, जो पॉप स्टेट हुआ करते थे उसको याद कर ले, तो देखेंगे ये बेसिकली कुख्यात रहे हैं परसिक्यूशन के लिए, उत्पीड़न के लिए ये कुख्यात रहे हैं। ठीक है, तो चाहे हम यूरोप की बात करें, जैसे अब वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो वर्ण व्यवस्था में भी तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, वो दूसरे कम्युनिटी को क्या कर रही है, उसे उत्पीड़ित कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे हम प्रीस्टली की बात करें, है ना, अगर मान लो कि जो पुरोहिताई जो है ये स्टेट में ऐड हैं, ये जुड़े हुए हैं स्टेट में, तो उसे हम कहेंगे थियोक्रेटिक स्टेट कहेंगे, धर्मतांत्रिक राज्य, धर्मतांत्रिक। अगर मान लीजिए कोई राज्य के प्रमुख, मतलब जो हेड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन जो है, अगर वह स्टेट को हेड कर रहे हैं, स्टेट में शामिल है, तब ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट है वह थियोक्रेटिक है, वह धर्मतांत्रिक है, मतलब धर्म से चलने वाला, है ना, धर्म से चलने वाला है। तब ऐसे में जैसे अगर हम तालिबानी बात कर लें, तालिबानी जो शासन है, तालिबानी स्टेट, या फिर हम पीपल स्टेट की बात कर लें, पोप सत्ता, तो बेसिकली ये सब कुख्यात रहे हैं प्रोसिक्यूशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सेकुलर है तो फिर आप थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकते, मतलब जो सत्ता का संचालन है बेसिकली, है ना, स्टेट मस्ट नॉट बी रन बाय द हेड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया, और अगर ऐसा कुछ चलता है तो उसे हम थियोक्रेटिक स्टेट कहेंगे। तो सेकुलर की पहली कंडीशन ये हो गई, इफ वी वैल्यू पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, अगर हम चाहते हैं कि हमें पीस लेकर आना है, हमें इक्वालिटी लेकर आना है, हमें फ्रीडम लेकर आना है, तब बहुत जरूरी है कि स्टेट और जो रिलीजन है इसको बेसिकली क्या किया जाए, अलग रखा जाए, है ना। तो ये पहली बात हो गई, हाउ शुड अ स्टेट प्रिवेंट डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि हेड ऑफ जो पर्टिकुलर रिलीजन है वह ना हो। ठीक है, क्लियर। लेकिन देखो फिर भी जानते हो एक प्रॉब्लम क्या होती है, फिर भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम कुछ स्टेट की बात करें जो थियोक्रेटिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी जो रिलीजन है उससे प्रभावित है, उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी नीतियां बनाते हैं। जैसे कि हम आंग्ल चर्च की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में आंग्ल चर्च जो है वो काफ़ी उसका प्रभाव रहता है सत्ता पे। और अगर हम जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी ऐसा है कि जो सुन्नी कम्युनिटी है उसका आधिकारिक रूप से एक तरह से, या फिर कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसा देश जिसने कोई पर्टिकुलर जो धर्म है उसको ऑफिशियल घोषित कर रखा हो, वहां पर इस बात की कभी भी गारंटी नहीं दी जा सकती, इस बात को इंश्योर नहीं किया जा सकता कि सभी लोग जो है वह इक्वलिटी के साथ रहेंगे और किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, स्पेशली माइनॉरिटीज। सो मैनी स्टेट विच आर नॉन थियोक्रेटिक
अब दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, आपने मान लो इस बात की श्योरिटी इंश्योर कर लिया कि थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, ठीक है, बट फिर भी सेकंड स्टेट इज कि मैनी स्टेट विच आर नॉन थियोक्रेटिक continue to have close alliance with a particular religion, तो किसी एक निश्चित धर्म के द्वारा आपने एक अलायंस बना रखा है उसके साथ, मतलब डायरेक्ट रन नहीं कर रहा स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी, तो यहां पर ये क्या है, ये आपने एक अलायंस अगर बना रखा है जो सुन्नी इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम लिख लीजिए, सुन्नी इस्लाम, तो अब आप क्या कहेंगे कि एक सेकुलर स्टेट क्या हो। हमने देख लिया कि हेड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन ना हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो खुद को नॉन थियोक्रेटिक तो कहते हैं, मतलब जो धर्म तंत्र से नहीं चल रहे हैं, नॉन थियोक्रेटिक हैं, बट फिर भी उन्होंने एक अलायंस बना रखा है, मतलब किसी धर्म के साथ गठजोड़ कर रखी है, तब उसको सेकुलर कहेंगे स्टेट, सेकुलर स्टेट कहेंगे। आपका आंसर होगा नहीं कहेंगे, है ना। सो सेकुलर स्टेट मतलब क्या, तो सेकुलर स्टेट का मतलब होगा सेकुलर स्टेट का मतलब होगा ऐसा समुदाय या फिर ऐसा स्टेट जो कि रिफ्यूज करे थियोक्रेटिक सिस्टम को, धर्मतांत्रिक अगर व्यवस्था है, ठीक है, इसको रिफ्यूज करेगी। नो फॉर्मल लीगल अलायंस विथ एनी रिलीजन, नो फॉर्मल और लीगल अलायंस with any religion, with any religion, और साथ में ये जो सेकुलर स्टेट है इन दो कामों को करेगा, और इसके साथ ही क्या क्या करना है, इसके साथ ही प्रमोट इक्वेलिटी, प्रमोट इक्वेलिटी, फ्रीडम एंड पीस, है ना। तो यहाँ पर क्या है, समानता, स्वतंत्रता और जो शांति है इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटर एंड इंट्रा रिलीजियस जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करेगा, एंड इसके साथ साथ क्या, इंटर एंड इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। क्लियर हो गया। तो सेकुलर स्टेट क्या, थियोक्रेटिक मतलब कि कोई हेड ऑफ द पर्टिकुलर जो रिलीजन है वह स्टेट को रन कर रहा है, जैसे कि पुरोहिताई व्यवस्था, जैसे कि तालिबानी व्यवस्था, और ये व्यवस्था में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती। अब खुद सोचो ना कि अगर मान लो किसी एक कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो हेड है वो पूरे स्टेट को रन कर रहा है, तब इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिलीजियस इक्वालिटी है वह फॉलो होगी। और अगर रिलीजियस इक्वालिटी फॉलो नहीं होगी तो डेफिनेटली एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पर प्रोसिक्यूशन करेगी, है ना, प्रोसिक्यूशन करेगी, और ऐसे में कभी भी पीस, इक्वालिटी, फ्रीडम नहीं रह सकती। बट अगर आप चाहते हैं कि पीस हो, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, इंटर एंड इंटर रिलीजियस इक्वालिटी हो, सो दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, आपको रिफ्यूज करना होगा थियोक्रेटिक सिस्टम को, और नो फॉर्मल और लीगल अलायंस, किसी तरह का कोई जो गठबंधन है वह किसी रिलीजन के साथ नहीं होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट। समझ गए इस बात को।
चलिए हमने जाना कि स्टेट कैसे प्रिवेंट करेगा रिलीजियस डोमिनेशन को, है ना। उससे हमने समझा कि म्यूचुअल एक इनलाइटमेंट हो सकता है, एजुकेशन गुडनेस हो सकती है, बट दैट इज नॉट इनफ बिकॉज ऑफ स्टेट अगर चाहे कि प्रमोट करे वह एक रिलीजियस हार्मनी को, इनइक्वालिटी को, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे 2-3 बातें जो है वो इंश्योर करना होता है। सबसे फर्स्ट तो ये होता है कि जो स्टेट है वह किसी भी धर्म के प्रमुखों के द्वारा रन ना हो, और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कुछ नॉन थियोक्रेटिक कंट्री भी है बट वो अलायंस बनाए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सुन्नी इस्लाम, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं वह गलत हो जाएंगी और ऐसे में जो स्टेट है वह डोमिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। सो इसमें एक सेकुलर कंट्री का मतलब ये होगा कि वह रिफ्यूज कर दे थियोक्रेटिक को और फॉर्मल अलायंस भी बिल्कुल ना रखे और प्रमोट करे इक्वालिटी को, हार्मनी को, पीस को। क्लियर? चलिए, सो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? काफी कुछ पढ़ लिया है ना। सो आपने व्हाट इज सेकुलरिज्म और इसमें इंटर रिलीजियस, व्हाट इज सेकुलरिज्म, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को समझा, एक सेकुलर स्टेट क्या होगा उसको समझा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो है वह क्या होगा। द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या होगा? चलो सबसे फर्स्ट देखते हैं। All secular state have one thing in common, they are neither theocratic nor do they establish a religion, है ना। कि वो जो है वह थियोक्रेटिक नहीं है, धर्मतंत्र नहीं है, मतलब किसी धर्म प्रमुख के द्वारा संचालित नहीं है। ठीक है, एंड हाउएवर इन मोस्ट कॉमनली प्रिवेलेंट कंसेप्शंस इंस्पायर्ड मेनली बाय एन अमेरिकन मॉडल। अच्छा ये देखो कि जैसे मान लो कि अगर हम पश्चिमी देश की बात करते हैं, बार बार हम क्या ये कह रहे हैं कि क्या इंडिया में ये वेस्टर्न इम्प्लांट है, तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर हम अमेरिका मॉडल से ही कंपेयर कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि अमेरिका, और ना केवल हम बल्कि और भी जो कंट्रीज अगर वे सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकन मॉडल बेस्ड ही उस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो बेसिकली अमेरिकन मॉडल की अगर हम बात करें, सेपरेशन ऑफ रिलीजन स्टेट इज अंडरस्टूड एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब पारस्परिक निषेध। निषेध का मतलब यह है कि तुम हमारे एरिया में मत आना, हम आपके एरिया में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरह से एकदम निषेध जरूरी है इस सेपरेशन के लिए। एकदम निषेध मतलब नो एंट्री वाली बात हो गई कि ना ही जो स्टेट है वह रिलीजन को लेकर किसी तरह का कोई डिसीजन लेगा, ना ही कोई पॉलिसी मेकिंग करेगा, ना ही किसी पब्लिक पॉलिसी में रिलीजन जो है वह किसी भी तरह से इंटरफेरेंस करेगा। तो बेसिकली स्टेट का काम अलग है, रिलीजन का काम अलग है, और इसलिए क्या किया कि स्टेट को जो चर्च जो है वो उठाकर स्टेट के बाहर कर दिया। बाहर कर दिया इन सेंस बाहर नहीं कर दिया कि उठा के बाहर कर दिया, हाँ उसका कॉन्सेप्ट बाहर कर दिया कि स्टेट अगर पब्लिक पॉलिसी का इशू है, ठीक है, स्टेट जो है वह पब्लिक पॉलिसीज देखेगा, बाकी चीजों को देखेगा, तो इसमें कहीं से कहीं तक रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट सेम चीज रिलीजन पर बेस्ड होगी सेम। तो ये सेपरेशन क्या है? एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर आधारित है। द स्टेट विल नॉट इंटरवेन इन एनी अफेयर ऑफ रिलीजन एंड द सेम मैनर रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। सो ईच हैज अ सेपरेट स्फीयर इट्स ओन विद इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पर एक जो सेपरेट एक स्फीयर जो है ना, एक हम कह सकते हैं एक अपना स्वतंत्र जो एक क्षेत्र है वह बन गया स्टेट का और रिलीजन का, एक इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन हो गया। नो पॉलिसी ऑफ अ स्टेट कैन हैव एन एक्सक्लूसिवली रिलीजियस rational and no religious classification can be basis of any public policy. So in this happen there is illegitimate intrusion of religion in the state. अगर किसी भी तरह से कोई पब्लिक पॉलिसी धर्म को लेकर मान लीजिए बन रही है तो इसे प्रॉपरली तरीके से क्या माना जाएगा? घुसपैठ माना जाएगा, है ना। एक क्या माना जाएगा? एक अवैध हस्तक्षेप जो है वह माना जाएगा। चलिए सो लिखते हैं द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। Western model. Western model of secularism. ठीक है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो इसमें क्या किया है? वेस्टर्न मॉडल में स्टेट
एंड रिलीजन। स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर जो सेपरेशन है वह किया गया है। सो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है, एक जो ये सेपरेशन है प्रॉपर तरीके से इन दोनों को अलग किया गया है। स्टेट को और रिलीजन को प्रॉपर तरीके से क्या किया है, एक दूसरे से अलग किया गया है। तो स्टेट नॉट इंटरवेन इन द अफेयर ऑफ रिलीजन, स्टेट नॉट इंटरवेन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, है ना। एंड सेम रिलीजन को लेकर स्टेट का होगा कि जो रिलीजन है वह किसी भी तरीके से जो इंटरफेयर है वह पब्लिक पॉलिसी या बाकी में नहीं कर सकता, ठीक है, ये किया गया है बेसिकली। तो रिलीजन विल नॉट इंटरफेस इन द अफेयर ऑफ द स्टेट, तो ईच हैज सेपरेट स्फीयर, ईच हैज सेपरेट स्फीयर, दोनों का कैसा कैसा क्षेत्र है, अलग क्षेत्र है ना, दोनों का क्षेत्र कैसा है, अलग अलग क्षेत्र है एंड इंडिपेंडेंट ज्यूरिडिक्शन है, एंड इंडिपेंडेंट ज्यूरिडिक्शन है। क्लियर। तो अगर स्टेट जो है वह कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाता है तो इस पब्लिक पॉलिसी में रिलीजन का कुछ नहीं होगा, और रिलीजन के बेस पर या फिर रिलीजन का कोई भी ऐसा पॉइंट, रिलीजन का किसी भी तरह का जो इंटरफेयर है वह पब्लिक पॉलिसी में नहीं होगा। सो यहाँ पर बेसिकली जो म्यूचुअल एक एक्सक्लूजन है वह यहाँ पर किया गया है। क्लियर, क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे कि आप समझ गए बस इतना ही है वेस्टर्न सेकुलरिज्म, लेकिन इसके कुछ और पॉइंट्स भी है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य कोई हस्तक्षेप जो है वह नहीं कर सकता, मतलब वह किसी भी धर्म को, किसी भी कम्युनिटी को जो रिलीजियस बेस है उसे कोई एड नहीं दे सकता, उसे कोई अनुदान नहीं दे सकता। अगर धर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता, है ना, यही सारी बातें हुई ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो स्टेट है, स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, state cannot aid any religious institutions। इंडिया में ऐसा है क्या? यूपीएससी ने इस पे मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, है ना। एंड जो रिलीजियस कम्युनिटी की अगर हम बात करें, रिलीजियस कम्युनिटी किसी तरह का अगर कोई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन चला रही है तो इसमें स्टेट जो है वह किसी तरह का पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे सकती। तो अगर रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वह बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो स्टेट है वह किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वह नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वह नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज ऑफ टोटल अलग अलग इनका सेपरेट स्फीयर है, इंडिपेंडेंट ज्यूरिडिक्शन है और एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। अब इसमें एक मुद्दा और आता है कि रिलीजन चाहे कुछ भी करे, स्टेट अब कुछ नहीं बोल सकता। वहां पर केवल वह एक साइलेंट तरीके से खड़ा हुआ है, मतलब एक मूक दर्शक बना हुआ है, केवल वह तमाशा देख सकता है लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म नहीं कर सकता। अब ये एक अलग ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्या है, चलो आगे समझते हैं नेक्स्ट से। इसके ही आगे कि वेस्टर्न मॉडल में चूंकि जो सेपरेशन है, ठीक है, वह किया गया है, तब ऐसे में
स्टेट कैन नॉट एड हो गया है ना, ये फर्स्ट हो गया। देन नेक्स्ट इसमें ये है गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती है ना। नेक्स्ट है इफ अ रिलीजन इंस्टीट्यूशन अब ये अगर रिलीजन इंस्टीट्यूशन ये कह दें कि वहां पर जो पुरोहिताई है या फिर जो प्रीस्ट है वह वुमेन्स नहीं हो सकती, तो अब स्टेट इसमें इक्वालिटी की बात नहीं कर सकता कि नहीं मैन एंड वुमेन जो है उन्हें इक्वल एक स्टेटस एक अपॉर्चुनिटी का राइट है, बट यहाँ पर स्टेट इस तरह से इंटरवेन नहीं कर सकता। सो इफ अ रिलीजन इंस्टीट्यूशंस फॉरबिड अ वुमेन forbids a woman from becoming priest है ना, तो इसमें स्टेट क्या क्या करेगा, इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा। तब यहाँ पे स्टेट की कोई भूमिका है तो स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता स्टेट इसमें। इसका मतलब क्या है, स्टेट यहाँ पर एक साइलेंट विटनेस है। क्या है यहाँ पर स्टेट, एक साइलेंट विटनेस है। स्टेट साइलेंट विटनेस है, मूक दर्शक की तरह खड़ा हुआ है। तो जो भी रिलीजन और रिलीजन बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस है किसी भी तरह का तमाशा करे वह बस देखने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक जो मुद्दा उठ जाता है कि चूंकि अच्छा एक और देख लो कि ये पब्लिक पॉलिसी का चूंकि किसी भी तरीके से रिलेट नहीं था जो रिलीजन है, तो स्टेट यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा। एंड देन सेकंड है यहाँ पर अमेरिका में जो लिबर्टी का मतलब होता है ना, लिबर्टी जो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो यहां पर स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहां पर लिबर्टी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता। तो बहुत ही व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या की गई है। आप देखेंगे कि अमेरिका और जो भी इस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ पर जो सोसाइटी का जो बेस बना हुआ है, जो सोसाइटी में यहाँ पर एक तरह से हम कह दें कि जो रूट बिहेवियर प्रिंसिपल्स है वो कैसे है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को, अपनी खुशी को ज्यादा महत्व देता है ना। वहां पर फैमिली एंड कम्युनिटी की बात वहां पे नहीं की जा रही है, वहां पर किसकी बात की जा रही है, वहां पर लिबर्टी और इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो इक्वलिटी भी इंडिविजुअल्स के बीच की इक्वलिटी की व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ पर अमेरिकन मॉडल में या फिर वेस्टर्न सेकुलरिज्म में लिबर्टी की जो इंटरप्रिटेशन की गई है, जो इसको इंटरप्रेट किया गया है, व्याख्या की गई है, उसे इंडिविजुअल तरीके से व्याख्या की गई है। ठीक है, सो लिबर्टी इज लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इक्वलिटी इज बिटवीन इंडिविजुअल्स and same equality is between individuals। ठीक है, मतलब यहां पर कम्युनिटी की बात की गई, क्या इंडिया में की जाएगी क्या कम्युनिटी के राइट्स की बात, तो यहां पर कम्युनिटी राइट्स के किसी समुदाय की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, इक्वालिटी और लिबर्टी की व्याख्या बड़े ही व्यक्तिवादी ढंग से की गई है। तो यहां पर इंटर रिलीजियस इक्वालिटी को नेग्लेक्टेड किया जाता है। अंतर जो धार्मिक समानता है, दो धर्मों के बीच जो समानता है, इंटर रिलीजियस जो इक्वालिटी है, इस कॉन्सेप्ट में क्या रहती है, नेग्लेक्टेड रहती है, वो नेग्लेक्ट कर दिया, देखा ही नहीं, उपेक्षित कर दिया है ना, देखा ही नहीं, उपेक्षित कर दिया। सो बेसिकली अगर किसी भी तरीके से कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसमें जो स्टेट है वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर एक पॉइंट जो है वह निकलकर सामने आता है कि राज्य के द्वारा समर्थित किसी भी तरह के, राज्य जो है वह किसी भी तरह का जो सुधार है वह नहीं कर सकता है ना, ये बात जो है इसमें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यही बात ऐसी है जो कि इंडिया को वेस्टर्न के सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग करती है। तो चूंकि स्टेट साइलेंट यहाँ पर विटनेस बना हुआ था, है ना, स्टेट जो है यहाँ पर कैसा था, एक साइलेंट विटनेस था, कुछ नहीं कर सकते।
तो इस तरह से एक जो इम्पोर्टेंट फीचर हमको मिला है इसमें कि नो प्लेस फॉर द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, ये में लिख लो कि राज्य के द्वारा समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश इसमें नहीं रहती। राज्य किसी भी तरह से जो धर्म सुधार है वह इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य है वह, क्रॉस का मतलब ये समझ रहे हो ना, धर्म सुधार नहीं कर सकता, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बेसिकली ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमने देखा, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, एक बात और फिर से इसमें समझ लो, लास्ट हम इसमें देखेंगे जो वेस्टर्न मॉडल है, एक लाइन आपको इसमें याद रखनी है कंक्लूजन के तौर पर कि वेस्टर्न मॉडल में केवल सेपरेशन नहीं, जो स्टेट एंड जो रिलीजन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए जानते हैं क्या जरूरी है? निषेध जरूरी है, मतलब एक दूसरे का पूरी तरह से प्रतिबंध जरूरी है। तो यहां पर बहुत जरूरी है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। पारस्परिक जो निषेध है वह जरूरी है। इंडिया में ऐसा नहीं होगा। अब हम इंडियन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो यहां पर पारस्परिक निषेध जरूरी, याद हो जाता है क्लास के साथ साथ बच्चों, याद हो जाता है अगर आप लिख रहे हैं चीजों को। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या कह रहा है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वह किस पर बेस्ड है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर बेस्ड है ना, पर बेस्ड है। और इसमें नो प्लेस फॉर द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। एंड देन नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न मॉडल, हमने देख लिया। इंडियन मॉडल क्या है? द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। अच्छा, इसके पहले कमल आतातुर्क का आपने खिलाफत आंदोलन सुना? खिलाफत आंदोलन कैसे खत्म हुआ था? तो वो जो खत्म हुआ था उसकी जो घटना है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरीके से जो वहाँ पे कमाल पाशा थे, उन्होंने अपना उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को हमें अपनाना है, हमें मॉडर्न स्टेट बनना है। तो उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स कर दिए कि अब वो जो एक तुर्कों का पिता, मुस्लिमों का पिता और भी कई तरीके से जो व्याख्याएं की जा रही थी वो अपने आप खत्म हो गई। डेमोक्रेटाइज कर दिया चीज़ों को और अपने आप खिलाफत आंदोलन एक वैसा हो गया कि अब ज़रूरत ही नहीं थी उसकी, है ना, तो आधारहीन हो गया। तो वेस्टर्न मॉडल का ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। चलिए अब इसका लास्ट पैराग्राफ पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सिमिलरली द स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ कुछ लाइन्स ऐसी रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए। So it cannot give financial support to educational institute run by religious community and not can any hinder an activity of the religious community as long as they are within the broad limits set by the law of the land. For example, if religious institutions forbid a woman of becoming a priest, then our state cannot do little about it. If a religious community excommunicates its dissenters, the state can only be silent witness, है ना। तो यहाँ पर ये इसको हमने समझ लिया। And finally, this form of mainstream secularism has no place for the idea of a state support. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे आपको मेंस का क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें क्या है कि सेकुलरिज्म हैज नो प्लेस फॉर द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म एंड दिस फीचर फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स अंडरस्टैंडिंग दैट द सेपरेशन ऑफ स्टेट, ये लास्ट की जो ये
लास्ट का आपका पैराग्राफ है ना, देखो शुरुआत का पैराग्राफ, आप शुरुआत का जो स्टार्टिंग पैरा होता है वो आपको समझाने के लिए दिया होता है, लास्ट पैरा बेसिकली कंक्लूड करता है। तो लास्ट पैरे को हमेशा ध्यान से पढ़ो। अब देखो जैसे कि ये लास्ट पैरा है, इसने पूरे वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म उसको समेट दिया केवल 2 लाइन्स में, है ना। एक में लिख दिया कि किसी भी तरीके से जो रिफॉर्म्स है रिलीजियस को लेकर वह स्टेट नहीं कर सकता, और दूसरी बात में लिखा कि किस तरह से एक स्ट्रिक्ट जो सेपरेशन है, एक जो म्यूचुअल जो एक्सक्लूजन है वह स्टेट और रिलीजन के बीच में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो कमाल आतातुर्क का सेकुलरिज्म क्या है? तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, ही वॉज डिटरमाइंड टू पुट एन एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा द पब्लिक लाइफ ऑफ टर्की, है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जो खलीफा वाला था यही खत्म कर दिया, है ना, यही खत्म कर दिया। सो आतातुर्क वॉज convinced that only a clear break with traditional thinking and expressions could elevate। तो यहाँ पर देखो विकास के लिए समझ लिया था कि अब मॉडर्न चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है, और इसलिए अग्रेसिव मैनर में इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइज किया, सेकुलराइज किया टर्की को, मॉडर्नाइज किया, सेकुलराइज किया। तो उसमें जो टोपी पहनी जाती थी, है ना, मुस्लिमों की जो टोपी पहनी जाती थी उसको भी इन्होंने क्या किया कि बैन कर दिया, और यहाँ पर जो अपना नाम था वह चेंज कर दिया, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था उससे नाम चेंज करके कमाल आतातुर्क कर लिया, ठीक है। और जो इनकी टोपी थी फैज टोपी कहा जाता था, ये जो फैज टोपी थी इस पर भी वो लगा दिया कि ठीक है, ट्रेडिशनल जो कैप थी उस पर भी बैन कर दिया, है ना, हैट लॉ के अंतर्गत। एंड जो वेस्टर्न क्लॉथिंग है और भी जो आइडियाज थे वो सारे स्टार्ट किए। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी, है ना। अब नेक्स्ट देखो, हम इंडियन सेकुलरिज्म को समझेंगे। एक क्वेश्चन देखो जरा, द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। आर्टिकल 25 प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। Article 28 allow educational institute maintained by different religious group to impart religious instructions। तो यहाँ पे क्या तीनों स्टेटमेंट राइट है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो सेकुलर स्टेट क्या होगा, सेकुलरिज्म में हमने इंट्रा एंड इंटर रिलीजियस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, डोमिनेशन के कॉन्सेप्ट को, है ना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझ वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म था उसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी आर्टिकल्स हैं, स्पेशली हम 25 से 28 आर्टिकल की बात करें, प्रीएम्बल जो है उसमें भी सेकुलरिज्म है, कई आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल्स 51 में भी, 51A में भी इसकी बात की गई। तो बहुत जगह पर सेकुलरिज्म जो है उसके कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 में जो डिस्क्रिमिनेशन का एक बेस, एक ग्राउंड बताया गया, उसमें रिलीजन भी है कि रिलीजन के आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, सभी इक्वलिटी होगी। तो आर्टिकल 14, 15, प्रीएम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, सभी में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को प्रमोट किया गया है। और ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द, अगर हम सेकुलर वर्ड की बात करें तो क्या सेकुलर वर्ड को 1976 में जोड़ा गया था, जो 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन। डेफिनेटली सही बात है। और आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप अपने धर्म को अंतः रूप से मानने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है। और 28 क्या कहता है, 28 अलाउ करता है कि जो भी इस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और अगर वह धर्म के आधार पर जो लोग हैं वह डिफरेंट है तो उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, चला सकते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो, इंडियन कॉन्सेप्ट में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी फिलॉसफी आखिर क्या है, उसकी फिलॉसफी को समझते हैं, है ना। ये अलग है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम समझते हैं बिकॉज ऑफ ज़रूरी है। सो द टर्म सेकुलरिज्म इज अकिन टू द वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मनिरपेक्षता, है ना। कहा जाता है कि वैदिक इतिहास जो है उस समय से ही चला आ रहा है कि इंडिफरेंस जो है अगर वह है भी राज्य में धर्म को लेकर या बाकी और भी उनकी मान्यताओं को लेकर, तब भी क्या है कि जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने वहाँ से लिया, ठीक है। एंड दिस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज अडॉप्टेड बाय वेस्टर्न सोसाइटी वेयर द गवर्नमेंट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ऐसा नहीं, है ना। इंडिया में टोटली जो सेपरेशन है या फिर एक जो म्यूचुअल हमने देखा था कि एकदम से एक्सक्लूजन है कि नहीं, बिल्कुल निषेध ही ज़रूरी है, तभी हमारा सेकुलरिज्म होगा, जब एकदम मतलब नहीं रखेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। सो इंडियन फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू सर्वधर्म समभाव।
सबका मालिक एक। इस तरह की लाइंस क्या बताती है कि आपका रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, आपकी जो मंजिल है, जहां पर आपको जाना है, वो एक ही मंजिल है ना, जहाँ पे आपको पहुंचना है अपने धर्म को मान के, चाहे मोक्ष प्राप्ति की बात या कुछ भी, मतलब हम कह लें कि द लास्ट, अगर हम एंड की बात करें तो वो एंड हम सबका एक ही है, रास्ते डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये लाइंस क्या बताती है, यही सर्वधर्म संभाव है कि ठीक है, सबको अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करने दो, किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई तरीका है भगवान को मानने का, ठीक है, कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, करो, ठीक है। तो यहाँ पर दिस मीन क्या है, सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या है, एक तो देखो क्या याद रखना है, फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का क्या एक बैकग्राउंड है, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता का एक वैदिक कॉन्सेप्ट जोड़ दो, फिर सेकुलरिज्म को सीधा किससे जोड़ दो, सर्वधर्म संभाव से जोड़ दो। मीन्स द डेस्टिनेशन ऑन द ऑफ द पाथ फॉलो बाय ऑल रिलीजन इज द सेम दो द पीपल देमसेल्व्स में बी डिफरेंट। तो यहाँ पर ये दे सकते हैं कि जो पाथ है वह डिफरेंट है, बट यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वह कैसी है, वह सभी की सेम है। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से फॉलो करो, डजंट मैटर। एंड दिस कॉन्सेप्ट इन बेस्ट प्रमोट बाय पर्सनालिटीज लाइक, जैसे कि हम विवेकानंद एंड महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने भी क्या कहा था कि जो सेकुलरिज्म है ना इंडिया का, वह पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है वह इंटरवेन कर सकता है, वह चाहे तो जो गलत चीजें हैं धर्म में उसको रोक सकता है। आर्टिकल अगर हम 25 से 28 की बात करें या फिर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, स्वास्थ्य के आधार पर, है ना, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ अगर कोई प्रथा चली आ रही है तो उसके विरुद्ध पर, और भी कई इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब एक जो सेकुलरिज्म या फिर जो आपका धर्म को मानने का अधिकार है उस पर रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए जा सकते हैं उसके क्या क्या बेस है, आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। चलिए, सो पॉजिटिव सेकुलरिज्म इन्होंने कहा, एंड इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। तो इंडिया को सेकुलर कंट्री क्यों कहा, बिकॉज ऑफ ऑफिशियल स्टेट रिलीजन तो है नहीं, और सभी जो रिलीजन है उनकी इक्वालिटी की बात की गई है, और प्लस धर्म के आधार पर भी हमारा चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऊंचा से ऊंचा जो पद है, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वह केवल एक कम्युनिटी या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के पास ही है ना, सभी लोगों का उस पर रहा, पार्टिसिपेशन रहा। However, different personal law on matters such as marriage, divorce, inheritance, alimony varies with the individual's religion। तो देखो कोई स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं, और ऊपर से जो पर्सनल लॉज हैं वो सभी के इन सबके अलग है। जैसे कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात कर लें या फिर क्रिश्चियंस की बात कर लें, फिर बाकी देख लें, पारसीज देख लें, तो जो भी इनके पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ मतलब दैट मीन्स शादी विवाह से संबंधित, तलाक, बच्चा, उत्तराधिकार, इन सब से संबंधित, है ना। तो इन सब की अलग 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 लॉज हैं। अब जैसे कि अब आप आर्टिकल कहेंगे आर्टिकल 44 क्या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, तो कई लोग इस बात को कहते हैं, अभी ये मुद्दा भी चल रहा कि क्या जो एक समान नागरिक संहिता है ना, क्या ये लागू होनी चाहिए, नहीं लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा, हमने इसके पहले कई बार चर्चा की है, तो सारी क्लासेस देखोगे अगर तो सब याद आ जाएगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लेना अब तक के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। Indian secularism is not an end of itself but a mean of its religious plurality and sort of achieve peaceful coexistence of different religions। तो यहाँ पर क्या है कि पीसफुली कोएग्जिस्टेंस के लिए, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। तो इंडियन सेकुलरिज्म ने क्या किया है, उसी चीज को, उसी पाथ को फॉलो किया। तो ये फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताओ जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन सेकुलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। So Indian secularism deal not only with religious freedom of individual but also with religious freedom of minority communities। अमेरिका में हमने क्या देखा था, हमने वेस्टर्न मॉडल में बात की थी कि वेस्टर्न मॉडल में हमने जाना था कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी थी और फ्रीडम थी, मतलब जो भी व्याख्या की गई वो बड़े ही इंडिविजुअल तरीके से की गई। लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल्स की लिबर्टी, इक्वलिटी मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में लिबर्टी, कम्युनिटीज की बात नहीं की गई थी। और वहां पर, और वो जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न का, उस कॉन्सेप्ट में इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात की गुंजाइश है कि जो माइनॉरिटी है उसके साथ प्रोसिक्यूशन, उसका उत्पीड़न किया जाए, इस बात की गुंजाइश है। तो यहाँ पे कम्युनिटी के राइट्स देता है, जैसे कि आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 की बात करेंगे तो उसमें
जो धर्म आधारित, जैसे हम मदरसे की बात करें या फिर जो भी इस तरह से धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, तो ये बात भी, उसके प्रबंधन का अधिकार भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हमने केवल व्यक्तिवादी, एक व्यक्ति को भी अधिकार है कि वह अपनी पूजा प्रार्थना कर सके, जो भी वह करना चाहता है फ्रीली तरीके से कर सके, तो वो अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। और वही कम्युनिटीज की भी बात की जाती है कि जो धार्मिक समुदाय है वह अपने प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है। आपने केशवानंद भारती सुना, केशवानंद भारती वाद है ना मामला, तो उस मामले में क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह उसका रिजल्ट था। वो बेसिकली शुरू यही से हुआ था कि जो उस पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय की जमीन थी जो वो सरकार के द्वारा ले ली गई थी, तब उसके अगेंस्ट ये कहा केशवानंद भारती जो मठाधीश थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप कह रहे हो आर्टिकल 25 से 28 दे रहे हो और हमें अपने धर्म को मानने, प्रचारित प्रसारित करने के लिए हमें अधिकार है, तो हमें प्रबंधन वगैरह इन सब में जमीन भी तो आ जाती है, तो वो भी हमारा हिस्सा है, तो आप इसको नहीं ले सकते, है ना। मतलब ये इस तरीके से विवाद था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस बेस पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उन सबको भी राइट दिए गए। सो ये बात बिल्कुल सही है। ये पहला एक ऐसा डिफरेंस है कि इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट ओनली विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। क्लियर? Second is Indian secularism has made room for and it's compatible with the idea of a state supported religious form. अब देखो, state supported religious reform. सबरीमाला केस सुना, उसमें क्या था, ये कहा गया था कि हजारों वर्षों से वहां पे केवल पुरुष ही पूजा कर रहे हैं, केवल मेल ही हैं, फीमेल्स को वहां पर नहीं है एंट्री। तो यहाँ पर आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन माना, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन कोई विधि या कोई इस तरह के ट्रेडिशन करता तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वहां पर किया है ना। हालांकि उस चीज को कितना इंप्लीमेंट किया कितना नहीं वो बात का विषय हो जाता है, वो सोसाइटी बना ले, सोसाइटी की बात हो जाती है ना, वो अलग बात है। बट यहाँ पर क्या है कि इस तरह के चेंजेस हम सोसाइटीज में देखते हैं। ऐसे ही एक प्रथा, याद नहीं आ रही कौन सी प्रथा थी, न्यूज़पेपर में काफ़ी रहा था ये मुद्दा, तो इस पे कोर्ट ने रोक लगा दी थी इस आधार पर कि इस पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन, उससे बच्चों को कुछ नुकसान हो जाता था, जो छोटे, जैसे हम अगर ये कहें कि 8-9-10 साल के स्टूडेंट बच्चे हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा कठोर रूप से वह पूजा पद्धति थी जिससे उनके स्वास्थ्य को हानि हो रही। तो अब हेल्थ एक ऐसा आधार देता है कि आप धर्म पर रोक लगा सकते हैं अगर हेल्थ प्रभावित हो रही है तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो, अब सती प्रथा है, बाल विवाह है, दलितों को मंदिरों में प्रवेश ना दिया जाना, ह्यूमन डिग्निटी का इशू हो गया। तब राज्य ने उस चीज को क्या किया, राज्य द्वारा समर्थित सुधार की गुंजाइश इसमें रह जाती है, जो कि अमेरिकन मॉडल में नहीं थी। Indian secularism has made room for its compatible with the idea of state-supported religious reform. For example, Article 17. For example, Article 17, untouchability को abolish कर देना। तो चूंकि अगर माना है कि ये जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो एक कारण है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसका रीजन है धर्म, तो क्यों नहीं सुधार हो सकता। तो यहाँ पे ये दोनों एक ऐसे डिफरेंस है, एक बहुत बड़ी डिफरेंस है जो कि वेस्टर्न और इंडियन सेकुलरिज्म में है। सो आंसर इज ऑप्शन 1 और 2। क्लियर? क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? चलिए, अच्छी बात है, सुन लिया मैंने। अब देखो, ये पेपर, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीएस के पेपर में बच्चों, मेंस 2018 में। हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन में बता दी, आप उनको 2 भी बताए ना तब भी बहुत आसानी से लिख लोगे। हाँ, एक अंतर जो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें तो यहां पर हमने पॉजिटिव एक अपनाया है ना, हमने पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया है, और वही हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो यहां पर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब आप प्रॉपरली सेपरेट, म्यूचुअल, आप एकदम एक्सक्लूजन कर रहे हो कि नहीं भैया बिल्कुल मतलब नहीं है, स्टेट जो है वह कुछ भी करे, या फिर जो रिलीजन है वह कुछ भी करे, स्टेट उसमें इंटरवेन नहीं कर सकता। सो बेसिकली ये जो है वह नेगेटिव कॉन्सेप्ट है।
है ना। तो हमने जिस तरीके का सेकुलरिज्म अपनाया, एक सकारात्मक अवधारणा अपनाई कि अगर राज्य चाहे और किसी तरह का, देखो राज्य इसमें ये नहीं कहता कि आप जो है वह जिहादी हो जाओ, धर्म के आधार पर किसी को मार दो, है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म ये कहता है कि आप राज्य से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी अगर गलत बातें हैं धर्म में तो उसको भी समान रूप से महत्व दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। ठीक है। तो रिस्पेक्ट, आपको अगर ऐसा लगता है, मतलब किसी धार्मिक समुदाय को अगर ऐसा लगता है कि उसकी इन बातों को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि धर्म के आधार पर जो है वह कम्युनल राइट्स हो जाए, लोगों की किलिंग हो जाए, तो इस चीज को राज्य सपोर्ट नहीं करेगा, इसके लिए राज्य जो है इसके अगेंस्ट है। तो सभी धर्मों के बीच में इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन एक धर्म के अंदर कुछ गलत चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उसको प्रमोट करने का ठेका नहीं लेता स्टेट, है ना। समझ में आया कि यहां पर जो स्टेट है वह क्या कर रहा है, एक रिफॉर्म की गुंजाइश छोड़ दे रहा है। सो हम यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब समटाइम्स ये होता है ना कि कुछ गलत हो रहा है, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो कि नहीं हमारा विषय नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है, छोड़ दे, तटस्थता अपना लेते हैं, वो हर मामले में सही नहीं होती। तो अच्छी बात है कि हमने जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया है वो सही है। हमने सेकुलर एक का जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है वह अपनाया कि अगर कुछ गलत देखो तो उसको सही करने की कोशिश तो करो। तो यहां पर इंडियन कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर। चलो, इंडियन सेकुलरिज्म समझ तो वैसे भी आपने सारा कुछ लिया है, पर चलो इसके हिसाब से भी समझते हैं। पैरा क्या कहता है, sometimes it is said that Indian secularism is an imitation of Western secularism, but a carefully reading of our constitution show that this is not the case। क्या कहा जाता है कि ये जो इंडियन सेकुलरिज्म है वह कैसा है, वह हमने अपनाया है कहां से, नकल है, एक पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की, एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म की एक नकल है। लेकिन अगर संविधान को ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा भर नहीं है, क्योंकि हमने जिस सेकुलरिज्म को अपनाया वो हमने अपने अकॉर्डिंगली अपनाया है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने केवल सेपरेशन नहीं किया बल्कि हमने इक्वलिटी को भी प्रमोट किया। तो जब हमने वेस्टर्न सेकुलरिज्म पढ़ा उसमें हमने इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात नहीं की थी, बट जब हम इंडियन सेकुलरिज्म पढ़ेंगे तो हम उसमें इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करेंगे। सो इंडियन सेकुलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म because of Indian secularism does not focus only the church और state separation, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन जो सेकुलरिज्म है केवल ये चर्च और स्टेट के बीच का केवल सेपरेशन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये इंटर रिलीजियस जो सेकुलरिज्म है, जो कम्युनिटीज है उनके बीच में इक्वालिटी की भी बात कर रहा है। सो द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी इज क्रूशियल टू द इंडियन कॉन्सेप्शन। तो इंडियन कॉन्सेप्शन में क्या है बच्चों, इंटर रिलीजियस जो इंटर रिलीजियस जो इक्वालिटी है इसको प्रमोट करने की बात की गई। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, है ना, इसको प्रमोट किया जा रहा है। याद रखना यहां पर ये हम इंडियन सेकुलरिज्म को समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो गया। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में क्या है, एज पर द वेस्टर्न मॉडल सेकुलरिज्म इज द स्टेट and the religion have their own separate sphere and neither the state nor the religion shall intervene on each other affair because of सबका एक अलग अलग jurisdiction एरिया, अपना अपना own sphere, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल जो है वह स्टेट और जो रिलीजन है केवल इन दोनों के बीच में केवल सेपरेशन भर नहीं है, बल्कि इंटर रिलीजियस इक्वालिटी जो है इसको भी प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। व्हाट मेक इंडियन सेकुलरिज्म डिस्टिंक्टिव, क्या आखिर ऐसा है जो कि इसको विशिष्ट बनाता है, इसको विशेष बनाता है इंडियन सेकुलरिज्म को। फॉर अ स्टार्ट इट अरोज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म, तो इसको क्या विशेष बनाता है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखी कि ये केवल वेस्टर्न
जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, इसका कोई जो इम्प्लांट है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है ये टोटली सेपरेशन की बात करता है, ये टोटली जो है वह सेपरेशन की बात करता है और इसका जो नेचर है वह नेगेटिव है, इसका जो नेचर है वह नेगेटिव है ना। बट यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म की जब हम बात करेंगे तो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वह पॉजिटिव है और इसमें हमने इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की बात की, इंटर रिलीजियस इक्वालिटी की बात की, ठीक है। चलो, हाँ, और हमने देखो इसका पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर ये कहा जा रहा है कि वेस्टर्न की नकल भर है, तो ये देख लो कि वेस्टर्न में जब ये कॉन्सेप्ट आया और अगर हम वैदिक काल से ही सेकुलरिज्म और सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं, तब ये क्या हो गया कि अगर हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत पहले से थी, तो हमने जब इस कॉन्सेप्ट को एज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट अपनाया, उसके बहुत पहले तो चल ही रही थी सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या है कि ये वेस्टर्न भर की नकल नहीं है, सो डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी है। और ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ये अभी का मुद्दा नहीं है, अगर बहुत प्राचीन समय से जो भारत है वह विविधताओं से भरा, इसका कल्चर ही ऐसा है, तब ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि सेकुलरिज्म को हमने कहीं बाहर से उठाया और फिर जो है वह अपने राज्य में, अपना जो देश है उसमें चीज़ों को लागू किया, ऐसा नहीं था, पहले से ही डीप रूटेड था और बहुत समय से अब देखें तो भारत जो है एक विविधताओं से भरा हुआ समाज था और ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि हम जो है वह साथ में रहने के लिए, पीसफुली को एग्जिस्ट के लिए हम शांति के साथ साथ में रहे और इसके लिए हमने टॉलरेंट को अपनाया। टॉलरेंट मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप किसी को नापसंद कर रहे हैं उसके बाद भी उसके साथ रह रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं एटलीस्ट, है ना। तो यहां पर अगर डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत पहले से रही तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हमने इसको, तो यहां पर क्या है, डाइवर्सिटी को पहले कल्चर से जोड़ दो कि हमारी ये जो डीप रिलीजियस डाइवर्सिटी है और हम इसको कल्चर से अगर अपने जोड़ते हैं तो हमारी संस्कृति है किसकी रही, सहिष्णुता की रही, टॉलरेट करने की, सहिष्णुता की, और यही कारण था कि हम साथ में रह सके, ठीक है, टॉलरेंस। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि हाँ, ये जरूर है कि जब हमने मॉडर्न सेकुलरिज्म को अपनाया तब हमने क्या किया, हमने कुछ रिफॉर्म्स की बात की, मतलब हमारे पास एक प्रॉपर मॉडल तो हमारा था ही, लेकिन हमने उसमें जो है वह कुछ चेंजेस किए। अब देखो ये चेंजेस क्या हैं। सो इसका रिजल्ट ये रहा, वेस्टर्न का रिजल्ट ये रहा कि जब वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है, ठीक है, हमने इसको अपनाया, तब हमारा जो फोकस बढ़ा इंडिया का, है ना, ये फोकस किसको लेकर बढ़ा कि हम इंटर रिलीजियस तो पहले ही कर रहे थे, हमने इंट्रा रिलीजियस भी फोकस किया, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पर भी फोकस किया। और इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम हिंदुइज्म के अंदर अगर हम कास्ट सिस्टम करें तो कास्ट सिस्टम के अंदर जो कास्ट हायरार्की थी, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना, उसको हमने दूर किया आर्टिकल 17, जिसमें कि हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया। आया समझ में कि हाँ, इतना जरूर है कि हमने इंटर रिलीजियस डोमिनेशंस की बात की तो इक्वली फोकस किया, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हो, जैसे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ये भी सभी धर्मों में रहा, हमने इस चीज पर भी फोकस किया, है ना। तो कास्ट सिस्टम हुआ या फिर वुमेन्स का इशू हम देखें, ठीक है, तो यहां पर भी हमने इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात की। तो हम साथ में सर्वधर्म समभाव या कल्चर सहिष्णुता का था, वो बात अलग है, बट हाँ, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को नए तरीके से अपनाया तब हमने ज़रूर सीखा कि कैसे हमें दोनों इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस दोनों पर समान फोकस करना है। तो चाहे दलित हो, चाहे कास्टिज्म की हायरार्की हो, उससे जो एक परसिक्यूशन हो रहा है उससे निजात मिले, जो वुमेन्स के साथ गलत हो रहा है, इनजस्ट हो रहा है, उसको भी एक फोकस मिले, है ना। देन नेक्स्ट है
कि इंडियन सेकुलरिज्म ये केवल इंडिविजुअल से डील नहीं कर रहा, अब यहां पर आ गई कम्युनिटी की बात। तो इंडियन सेकुलरिज्म डील नॉट ओनली द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट इसलिए लिख रही हूं कि आपको याद आ जाएगा कि अमेरिका में ऐसी बात नहीं थी, है ना, बट ऑल्सो विथ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी। मतलब यहाँ पे तो कम्युनिटी के राइट्स की भी बात हो रही है, बट वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या था बच्चों, उसमें केवल इंडिविजुअल की बात हो रही थी। और तीसरा है इसमें फोर्थ है ना, फोर्थ है इसमें कि इसमें राज्य के द्वारा समर्थित जो सुधार है उसकी गुंजाइश रहती है, स्टेट सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म। जैसे कि बैन अनटचेबिलिटी, यहाँ पर भी आर्टिकल 17 का आप कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। आर्टिकल 17 अबॉलिश चाइल्ड मैरिज एंड भी, है ना, और भी काफी सारे। तो यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव मोड ऑफ जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता, एक पॉजिटिव मोड ऑफ जो सेकुलरिज्म है उसको अपनाया है, पॉजिटिव मोड ऑफ जो सेकुलरिज्म है उसको अपनाया है। तो ना केवल यहाँ पर, और हाँ एक बात और कि देखो जहां पर जरूरत थी कि उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है वहां नहीं किया, लेकिन जब ऐसा लगता था कि किसी पर्टिकुलर धर्म में ये नेगेटिव चीज है उसको सुधारने की जरूर कोशिश की। तो जब अगर हम ये कहें कि स्टेट सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म हो सकते हैं, तब इसमें कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कि गलत थी, है ना, एक धर्म के अंदर भी गलत थी, एक इंटर रिलीजियस जो है उसमें भी कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन थे। तो उस सब को भी ठीक करने का जो प्रयास है वह किया। तो पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट जो है बस स्टेट की रिलीजन में है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि जैसे कि एक फ्रेज यूज होता है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, है ना, पीसफुली को एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है कि हम सभी की इक्वल रिस्पेक्ट दें। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक धर्म के अंदर, देखो इस चीज को समझना, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन में जो कुछ भी है हम उस सब की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो नेगेटिव चीज है उसको हटाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है स्टेट। सेकुलरिज्म हम पढ़ चुके हैं एक बार, और वो उसका बेस है बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ लेना। अगर भूल गए हो तो उसको एक बार पढ़ लेना, उसमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमने बाकी चीजों को समझा था केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पॉलिटिकल थ्योरी में हम इसको बहुत वाइडली हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बट वहां पर आपको बहुत छोटे छोटे से वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इंडिया के संदर्भ में बहुत जरूरी है समझने, कि किस तरह की हमने 3 नीतियां अपनाई, हस्तक्षेप की भी, अहस्तक्षेप की भी, और भी कई तरीके से सुधार की, वो सारी चीजें उसमें, है ना, क्लियर है। सो अब लास्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। लास्ट और पॉइंट हम देख लेते हैं। है ना, लास्ट पॉइंट। और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वो आप देख लीजिए, लास्ट पैराग्राफ इसका पढ़ लेते हैं। The Indian state may engage with religion negatively to oppose religious tyranny। ठीक है, कोशिश की जाती है कि जो एक तरह से जो धार्मिक एक जो ट्रेनी है, जो वर्चस्व प्रभुता, उसको रोकने के लिए काम किया जाए, जो नेगेटिव चीजें हैं। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सच एक्शंस एज अ बैन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो ये बताता है कि राज्य को जहां ये लगेगा कि ये नेगेटिव चीजें थी या किसी एक कम्युनिटी का ट्रेनी इससे स्थापित हो रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। इट मे ऑल्सो चूज अ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट। तो इंडिया, बस यही तो है कि देखो क्यों हमने इंडिया के सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट है। मतलब जहां पर नेगेटिव चीजें हैं उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम, उसको सुधारने का प्रयास किया, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। तो इस तरह के सकारात्मक उपाय ही तो हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट। सो दैट्स व्हाई कि हम इंडिया का जो सेकुलरिज्म है उसे क्या कह देते हैं, पॉजिटिव। देखो ये छोटी छोटी सी बच्चों जो बीच में ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये आपके मेंस के क्वेश्चंस बनाती हैं, और मैंने आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो यहाँ से आए हुए हैं, है ना। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच मे रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। ऑल दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी कैन बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ पीस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो जो स्टेट जो है पीस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए और पीसफुली सभी जो रिलीजन्स है वो को एग्जिस्ट कर सके, इसके लिए कई प्रयास जो है वह करती है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को लिख लोगे, हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम ऑफ वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, है ना, लिख लोगे। चलिए, सो क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, Indian secularism has been subjected to fierce criticism. What are these criticism? Who can be defend secularism from them? जो भी इस पे ये लगते हैं, देखो हमें केवल विरोध नहीं करना है, हमें इस विरोध के साथ साथ क्या करना है, जो भी हम पॉइंट उठाएंगे क्रिटिसाइज करने का, उसको भी क्रिटिसाइज कर देंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि ये एंटी रिलीजियस है, तो पहले तो हम ये बता दें कि एंटी रिलीजियस क्यों है, और फिर दूसरी बात हम इस बात को जो है वह नकार दें, हम इस बात को गलत कह दें कि नहीं एंटी रिलीजियस नहीं है, सेकुलरिज्म ठीक है। बस यही तरीका है इस पैराग्राफ में, है ना। तो आपका बाहर क्या सोचना है, बाहर क्या तरीका है, वो बात अलग सोचना, यहाँ पे केवल लिखने के हिसाब से हमें इतना ही पर्याप्त है। एंटी रिलीजियस, सो फर्स्ट, अच्छा जो आधार जो आलोचनाएं होती हैं वो कुछ इस बेस पे होती हैं। फर्स्ट एंटी रिलीजियस है ना, वेस्टर्न इम्पोर्ट है, वेस्टर्न का पौधा है, लाके यहाँ रख दिया, फिर कहेंगे कि नहीं हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनाया, वहाँ का नेगेटिव है, हमारे यहाँ का पॉजिटिव है, सो वेस्टर्न इम्पोर्ट का भी आपने क्रिटिसिज्म कर दिया, है ना। सो माइनॉरिटिज्म है, माइनॉरिटिज्म दैट मीन्स कि ये है कि आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, गलत मांगों को मान रहे हैं, या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय है केवल उनके अधिकारों की बात करें, या फिर उनके अधिकारों को लागू कराने के लिए जो मेजोरिटी है आप उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो कई तरीके की सेकुलरिज्म पर जो बाधा जो क्रिटिसाइज के पॉइंट्स है वह लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जहां लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक है या हिंदू वोट बैंक है, उस हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स खेल जाओ। तो कहाँ रहा सेकुलर पॉलिटिक्स? अगर इस तरीके से तो कैसे सेकुलर स्टेट कह रहे हो, है ना। इंटरवेंशनिस्ट है कि अगर एक तरफ आप कह रहे हो आपको आर्टिकल 44 लागू करना है और आप सेकुलर कंट्री भी कह रहे हो, तो आप कह रहे हो नहीं ये इंटरवेंशनिस्ट है, ये अतिशय हस्तक्षेपकारी है। मतलब जितना इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए स्टेट को रिलीजन में, उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा जो रिलीजन में हस्तक्षेप है वह करता है स्टेट, ऐसा कह के क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जिनके अंदर डीप रूटेड है ना, जो एकदम हिट कर जाए दूसरे धर्म को, जिनके अंदर टॉलरेंस ना हो, क्या ऐसे लोग किसी दूसरे को उसका जो भी धर्म है उसको मानने की आज्ञा इजाजत देंगे? नहीं देंगे। तब ऐसे में क्या है, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है कि डीप रूटेड अगर उनके बिलीव्स है तब डेफिनेटली आप लाख कह लो कि वो को एग्जिस्टेंस कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो लड़ेंगे ही, वो आपस में कम्युनल राइट्स ही करेंगे। एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। बट फिर इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को फिर पॉजिटिव में ले आओ कि अगर इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट होता तो आज भी तो इंडिया इतना डाइवर्स ग्रुप है, इतना डाइवर्स कंट्री, उसके बाद साथ में रह तो रहे हैं, कहाँ गृह युद्ध जैसी परेशानियां हैं? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल है ये। तो हर एक आया समझ में कैसे पढ़ना होता है। आपने मेन पॉइंट्स निकाल लिए, अब एंटी रिलीजियस क्यों है उसकी एक लाइन लिख लो, है ना। फिर एंटी रिलीजियस हमने जिस आधार पे कहा था उसको भी काट दो कि नहीं एंटी रिलीजियस नहीं है, ठीक है सेकुलरिज्म, है ना। बस इसी तरीके से आपको ये जो सारे पॉइंट्स है वह कवर अप करने। क्लियर हुआ? अब जैसे कि वेस्टर्न इंपोर्ट कहा जाता है, सेकंड क्रिटिसिज्म इज दैट सेकुलरिज्म इज लिंक्ड टू क्रिश्चियनिटी। बट क्रिश्चियनिटी देखो इज दैट इट इज द वेस्टर्न एंड देयरफॉर अनसूटेड फॉर इंडियन कंडीशंस। इंडियन कंडीशंस के लिए अनसूटेड सही नहीं है ना, ऐसा कहा जा रहा है। ऑन द सरफेस दिस इज द स्टेंज कंप्लेंट देयर आर million of thing in India today, thousands of this internet and parliamentary democracy that have their origin to the West, and one response there could be, so what? Have you heard an European complaint? Have you heard a European complaint? कभी आपने किसी यूरोपीय के मुंह से ये बात सुनी, मतलब वैसे डायरेक्ट नहीं सुनी या कभी इनडायरेक्टली भी, कि दैट बिकॉज जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, कि जो जीरो है, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, सो दे विल नॉट वर्क विद इट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लग भी रहा है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म से लिया है या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से लिया गया कॉन्सेप्ट है, तब भी क्या गलत है? अगर अच्छे कॉन्सेप्ट हमने सोसाइटी को चलाने के लिए, तो ठीक है लीजिए ना। क्योंकि अगर आपने यूरोपियन की मुंह से शिकायत नहीं सुनी कि इंडिया में जीरो का आविष्कार हुआ, सो हम इसके साथ काम नहीं करें, हम इसका यूज नहीं करेंगे, तब ऐसा तो नहीं है,
And the next is interventionist. A fourth criticism claim that secularism is coercive and that is interferes excessively with the religious freedom of communities and this misread India's secularism. अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? Because of truth, that is by rejecting the idea of separation as mutual exclusion. अब इंटरवेंशनिस्ट इसलिए कहा क्योंकि एक जो पॉजिटिव मैनर में जो एक इंटरवेंशन स्टेट कर रहा था कि अनटचेबिलिटी जो है, आप ये नहीं कह सकते हिंदुइज्म का एक ऐसा पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ ये ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन इक्वालिटी के खिलाफ है, तो जो है इस पर रोक लगाई जा सके, इसको अबॉलिश. आप इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि ये जो है वह इंटरवेंशनिस्ट है, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते कि धर्म के नाम पे बम बांध के उड़ जाना ये धर्म में लिखा है. यहाँ पे राज्य इसको रोकने का प्रयास करेगा. तो अगर आप ये कहो कि धर्म में जो नेगेटिव चीजें हैं उसको भी राज्य जो है वह उतना ही सम्मान करे जितना कि पॉजिटिव चीज को, ये गलत है. तो जहां पर स्टेट देखेगा कि नेगेटिवली इंपैक्ट है या गलत है उसको रोकने का प्रयास करेगा. सो इंडियन सेक्युलरिज्म रिजेक्ट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन बट इट डज नॉट फॉलो दैट इज एक्सेसिवली इंटरवेंशनिस्ट. Indian secularism follow the concept of principal distance which also allow for non-interference, है ना. तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि प्रिंसिपली रूप से इस नीति को अपनाया गया है. एक एग्जाम्पल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर स्टेट को लगेगा कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहाँ धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना धर्म को मानने की आज़ादी है और आपके धर्म में जो भी चीज़ें हैं उसको मानने पहनने की आज़ादी है. जैसे कि हम देखें कि हिंदुओं का पहनावा कुछ और हो सकता है धर्म से संबंधित, है ना. धर्म से संबंधित मुस्लिमों का पहनावा कुछ और हो सकता है. ऐसे ही सिखों की बात करें तो उनमें पगड़ी का पहनावा है कि मतलब वो सर पे पगड़ी रखते हैं और ऐसे में एक जो ट्रैफिक जो पुलिस है वो उसको नहीं रोक सकती बिकॉज ऑफ कि आपने हेलमेट नहीं वेयर किया, बिकॉज ऑफ पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है. तो ये एक तरह से हस्तक्षेप की नहीं होती हुई कि यहाँ ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो हमने इसमें हस्तक्षेप नहीं. क्वेश्चंस देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फील आर कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म? एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप बाय अनदर, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट रिलीजन, equal state of support to all religion, mandatory prayer in school, allowing separate educational institute for any minority community, appointment of temple management body by the government and intervention of the state ensure entry Dalit in temple. तो अगर यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है क्या इसके अगेंस्ट है या फिर नहीं है, आपको इस रीज़न दे के बताना है. ठीक है. देन नेक्स्ट देखो, वेस्टर्न एंड इंडियन सेकुलरिज्म आपको बताना है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको एक नई टेबल बनानी है. बताइएगा जैसे कि स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इन ईच अदर अफेयर. ठीक है. हाँ, तो ये तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का है. इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप इज अ की कंसर्न. इक्वालिटी तो ये तो भाई इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया ना, है ना. अटेंशन टू माइनॉरिटी राइट ये इंडियन सेकुलरिज्म का हो गया. लेस अटेंशन टू कम्युनिटी बेस्ड राइट ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया ना. बस यही बातें हैं बच्चों, इसको पढ़ लें. आओ मेंस के क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलरिज्म एंड कैन बी इक्वेटेड विद रिलीजियस टॉलरेंस? डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर सपोर्टिंग एंड अपोजिंग दैम. तो इसको देखिएगा. इंडियन सेकुलरिज्म फोकस ऑन मोर देन द रिलीजियस स्टेट सेपरेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस. तो लिखने की कोशिश अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको लिख पाएंगे, है ना. तो आज के इस क्लास में हमने बात की, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ये आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बुक खत्म हो. क्लास 11 के 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पहले हो गया था, यहाँ पे हमने पॉलिटिकल थ्योरी कर ली. अब हम क्लास 12 की बात करेंगे. क्लास 12 में भी आपकी 2 किताबें हैं. ठीक है. एक आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हो और दूसरा आप समझते हो कि इंडिया की पॉलिटिक्स क्या रही आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको हम समझेंगे. तो क्लास में हमने देखा व्हाट इज सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट क्या है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, एंड जो क्रिटिसिज्म है वह क्या है. अब मेंस के ये क्वेश्चंस आपको लिखने की कोशिश करना है और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बीच में छोड़ दिए हैं वो उस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे. और फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं मैम नहीं क्वेश्चन बन रहा है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ज़रूर नोट करवा दूँगी, उसका आंसर फॉर्मेटिंग करवा दूँगी. क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए. ठीक है. और कंटिन्यूसली जो है आपको क्लासेस देखनी है, कंटिन्यूटी के साथ नोट्स मेकिंग कीजिए. नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ डेली प्रैक्टिस ही आपको आगे एक अच्छे स्टूडेंट में कन्वर्ट करते हो. तो जब डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि कुछ थोड़ा बहुत लिखो, थोड़ा बहुत चीज़ों को याद करो.
ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ते रहो, डेली 1-2 क्वेश्चन मेंस के लिखा करो, कुछ प्रीलिम्स के, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो 10-20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के लगा लिए, तो डेली एक हैबिट अपनी डेवलप करो, ठीक है। तो समटाइम्स एक लंबा समय हो सकता है कि हमें ये लगने लगता है कि यार यूपीएससी नहीं होगा, बट अगर आप छोटे-छोटे से ऐसे स्टेप उठाएँगे, तब डेफिनेटली बच्चों आप सक्सेस हो जाएँगे, है ना? तो प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी है कि आप इस तरह के जो मॉक है, एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चंस भले 10-20 ही सही बट डेली लगाते रहिए और एक आध मेंस का क्वेश्चन लिखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।